हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड पार्ट 1 का वीडियो आपको उपलब्ध कराया और बहुत ही अच्छा उसका रिस्पांस रहा। उसी से प्रेरित होकर के आज हम यहां पर एग्रीकल्चर पार्ट 2 आपको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इसमें जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कल हमने आपको बताया था, सेम उसी तरीके से आज यहां पर हम देखेंगे सीड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक, तो यहां पर जिस टॉपिक पे अपने को डिस्कशन करना है उस टॉपिक मैंने यहां पे पूरा लिख दिया है कि आज हम यहां पर ऑर्थोडॉक्स सीड, रिकैल्सिट्रेंट सीड, स्केरिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, वायबिलिटी, ये सारी चीजें क्या है इस पर अपन एक डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर ये ध्यान देना कि जो भी सीड फार्मर के द्वारा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो ध्यान रखना कि जेनेटिकली उसमें प्योरिटी होना चाहिए, मतलब कोई उसमें जेनेटिकल डिसऑर्डर या किसी प्रकार का आनुवांशिक दोष नहीं होना चाहिए। उस सीड में हाई यील्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए, मतलब उच्च उत्पादकता की क्षमता होना चाहिए। किसी प्रकार का उसमें डिसीज कॉज करने वाला इनोकुलम या कोई पैथोजन नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा सीड हमने ग्रो करा दिया जिसमें वायरस या फंगस है तो पूरी की पूरी क्रॉप क्या हो जाएगी, हमारी बर्बाद हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सीड फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम उसके स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप्स हमारे पास क्या होता है, पहला आप ये स्टेप देखिए। नंबर 1 पे हमारे पास आता है ये न्यूक्लियस सीड। इसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस बोल देने से समझ में आ गया, मतलब ये जो सीड होता है, जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर न्यूक्लियस सीड मतलब डिफरेंट टाइप के जो सीड होते हैं उनकी पूरा जेनेटिकली प्योरिटी, उनकी फिजिकल प्योरिटी, ये सबको चेक करने के बाद उसको डिसाइड किया जाता है कि इसको आगे चल करके हमको क्रॉप प्रोडक्शन में इस्तेमाल करना है। तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट में तैयार होता है, ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियस सीड। और जो न्यूक्लियस सीड है इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, ध्यान रखना, मतलब जेनेटिकली प्योर है। तो जेनेटिकली प्योर है तो इसकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। अब इस कम क्वांटिटीज को अपनी इसकी संख्या को क्या करना है, बढ़ाना है। तब तो क्या है कि भाई इतना बड़ा हमारा भारत देश है, कृषि प्रधान देश, तो सभी लोगों को वो सीड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकेगा। तो सबसे पहला सीड आता है आपका न्यूक्लियस सीड, जो कि 100% जेनेटिकली और फिजिकली प्योर सीड होता है, ध्यान रखेंगे। और इसकी जो नई जनरेशन प्राप्त होगी, ध्यान रखना, ये जो दोनों प्रोसेस की जा रही है, मतलब न्यूक्लियस सीड को जो तैयार किया जा रहा है या उसका जो सिलेक्शन किया जा रहा है या जो ब्रीडर सीड है, ये दोनों का जो सिलेक्शन है ये आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट में होता है, मतलब साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिकों के अंडर कंट्रोल में इनको तैयार किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसकी जो प्रोजनी होगी, प्रोजनी मतलब इसकी जो जनरेशन, तो न्यूक्लियस सीड की जो जनरेशन वो कहलाती है ब्रीडर सीड। तो जो ब्रीडर सीड है उसका जो जेनेटिकली प्योरिटी और फिजिकल जो प्योरिटी है वो इसी के समान होती है। और जो ब्रीडर सीड है, ब्रीडर सीड को ध्यान रखना, अपन गोल्डन येलो कलर का उसमें टैग लगाते हैं। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है कि कौन से सीड में हम किस कलर का टैग मतलब एक प्रकार से झंडी, कौन सी वहां पर टैग अपन लगा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम लगाते हैं कि आपका ब्रीडर सीड में लगाते हैं हम गोल्डन येलो। और इसकी जो प्रोजनी होगी, प्रोजनी मतलब क्या, इसकी संतान ये है और इसकी संतान क्या आपका ये है, मतलब इसकी जनरेशन, प्रोजनी वर्ड इसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसकी प्रोजनी आपका क्या है, फाउंडेशन सीड कहलाती है। और फाउंडेशन सीड को अपन बोलते हैं मदर सीड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच वन इज नोन एज मदर सीड, ठीक है। तो मदर सीड के नाम से किसको जाना जाता है, फाउंडेशन सीड को जाना जाता है। इसको अपन व्हाइट टैग से इंडिकेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहां पर जो फाउंडेशन सीड है उससे अपने को जो उसकी प्रोजनी मिलेगी या उसकी जनरेशन जो मिलेगी वो कहलाती है रजिस्टर्ड सीड। इसको अपन इंडिकेट करते हैं किससे, पर्पल कलर से इसको इंडिकेट किया जाता है, ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त लास्ट में आपका क्या आता है, ये सर्टिफाइड सीड आता है। तो सर्टिफाइड सीड को अपन ब्लू कलर के टैग से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, ये दोनों तैयार हो रहा है आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ये तैयार हो रहा है, ध्यान रखेंगे, आपका जो यूनिवर्सिटीज वगैरह है या आपका जो सीड कॉर्पोरेशन है, ध्यान रखना, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी आपका 1963 में। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 1963 में एस्टेब्लिश हुआ और 1966 में
सीड एक्ट पास हुआ था। बीज से संबंधित जो कानून है सीड एक्ट, ये पास कब हुआ? तो ध्यान रखेंगे 1966। तो ये जो फाउंडेशन सीड है या जो मदर सीड है ये तैयार होता है कहां पर? ध्यान रखेंगे एजुकेशनल जो रिसर्च सेंटर हैं या फिर आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के अंडर कंट्रोल में या स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के अंडर कंट्रोल में इस सीड को तैयार किया जाता है। ध्यान रखेंगे और इससे फिर प्राप्त होता है अपने को रजिस्टर्ड सीड, और रजिस्टर्ड सीड की जो प्रोजनी हो क्या कहलाती है? आपका सर्टिफाइड। तो जो सर्टिफाइड सीड होता है इसी को फार्मर्स को फाइनली कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये फार्मर्स के द्वारा जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए सीड इस्तेमाल किया जा रहा है ये सर्टिफाइड सीड है और ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा, इसका वितरण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सभी का कलर का टैग कौन कौन सा है ये आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट देखना कि इंडिया में जो रजिस्टर्ड सीड का कॉन्सेप्ट है उसको अवॉइड किया गया है। इंडिया में जो रजिस्टर्ड सीड है उसका कॉन्सेप्ट को अवॉइड किया गया है, मतलब फाउंडेशन सीड के बाद तुरंत हम लोग इंडिया में इस्तेमाल करते हैं सर्टिफाइड सीड। इंडिया में आपका रजिस्टर्ड सीड का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पे फाउंडेशन सीड के बाद सीधा क्या आ जाता है? सर्टिफाइड सीड आ जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो सर्टिफाइड सीड है ये किससे जनरेट हुआ है? ये तो आपको ध्यान रखना है आइदर फाउंडेशन सीड और रजिस्टर्ड सीड। मतलब जो सर्टिफाइड सीड है यदि हम पूरा उसको फॉलो अप करते हैं तो पूरा फॉलो अप करते हैं तो ये किसकी प्रोजनी है? रजिस्टर्ड सीड की प्रोजनी है। लेकिन इंडिया में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो इंडिया के केस में हम बोलें तो सर्टिफाइड सीड इज द प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड। मतलब फाउंडेशन सीड से आपको ध्यान रखना है कि हम रजिस्टर्ड सीड को भी जनरेट कर सकते हैं और इसी से हम आपका सर्टिफाइड सीड को भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये तो था इसका पूरा यहां पर सीक्वेंस। अब इसके बाद अपने को नेक्स्ट देखना है कि भाई सीड की एक वायबिलिटी होती है। वायबिलिटी बोलने का मतलब क्या है कि भाई जो सीड सारी चीजें यदि उसको अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करा दी गई, मॉइस्चर भी दे दिया गया, वाटर भी दे दिया गया, लाइट भी प्रॉपर मिल रही है, उस कंडीशन को जर्मिनेशन करना चाहिए। लेकिन सारी फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी यदि वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है तो सीड क्या है? आपका नॉन वायबल, मतलब उसमें जैविक क्षमता नहीं है। तो सीड में क्या होनी चाहिए? आपका वायबिलिटी होना चाहिए में। और सीड जब वायबल होगा उसकी जैविक क्षमता होगी, जर्मिनेशन करने की कैपेसिटी होगी, तभी उसकी क्या है? एक वैल्यू होगी। तो रियल वैल्यू अपन ने बोल दिया। तो रियल वैल्यू एक फार्मूला ध्यान रखेंगे, प्योरिटी परसेंटेज। मतलब जो सीड है उसमें प्योरिटी का परसेंटेज कितना है? तो ध्यान रखेंगे ये 100% जेनेटिकली प्योर, ये भी 100% जेनेटिकली प्योर। जो फाउंडेशन सीड है 99.9% इसमें प्योरिटी होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्योरिटी का परसेंटेज इनटू जर्मिनेशन परसेंटेज। भाई जो सीड है उसकी वायबिलिटी मतलब उसमें जर्मिनेशन कैपेसिटी होना चाहिए अपॉन 100। तो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं रियल वैल्यू ऑफ सीड, उसको निकाला जाता है। मतलब सीड की वैल्यू उसी बात पे है कि उसमें जर्मिनेशन करने की कैपेबिलिटी होना चाहिए, वायबल होना चाहिए वो सीड। और ऐसा नहीं कि वायबल तो है लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन उसमें प्रेजेंट हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, वैसा नहीं, उसमें जेनेटिकली प्योरिटी भी होना चाहिए। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे यहां पर। ये सीक्वेंस आपका क्लियर हो गया, वायबिलिटी को आपने जान लिया। इसके अलावा ये ऑर्थोडॉक्स सीड की हम बात करते हैं। दो डेफिनेशन है, बहुत आया है क्वेश्चन इसका। ऑर्थोडॉक्स मतलब ऐसे सीड जो लो टेम्परेचर और लो मॉइस्ट कंडीशन में भी अपनी वाइटल कैपेसिटी को बनाए रखते हैं या अपनी जैविक क्षमता को बनाए रखते हैं, वो ऑर्थोडॉक्स सीड कहलाते हैं। आया समझ में? मतलब ऐसे सीड जिनको अपन लो टेम्परेचर पे रख दें, लो मॉइस्ट कंडीशन पे रख दें, उसके बाद भी वो जर्मिनेशन करने में कैपेबल है, तो ऑर्थोडॉक्स सीड है। ऑर्थोडॉक्स सीड का एग्जांपल में आता है, ध्यान रखना आपका ये सीरियल क्रॉप, और दूसरा क्या आ जाता है आपका यहां पर ध्यान रखेंगे ये पल्स क्रॉप। दूसरा क्या हो गया? ये पल्स क्रॉप। मतलब जो अनाज वाली फसल है या जो दाल वाली फसल है, हम ये बोलते हैं कि आज कोई चावल का दाना है या कोई दाल है, चना है, मूंगफली है, ये 10 साल भी यदि हमारे घर में पड़ा हुआ है तो 11वें साल में यदि हम उसको जर्मिनेशन कराना चाहेंगे तो जर्मिनेशन करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें लो टेम्परेचर और लो मॉइस्ट कांस्टेंट का कोई नेगेटिव इफेक्ट उसकी वायबिलिटी पे नहीं पड़ रहा है।
तो ये वाला सीड क्या है आपका ऑर्थोडॉक्स सीड कहलाएगा। और रिकैल्सिट्रेंट बोलने का मतलब क्या है कि ऐसा सीड जो लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर कंडीशन में अपनी वायबिलिटी को लॉस कर दे, मतलब उसकी जैविक क्षमता समाप्त हो जाए, तो ऐसा सीड क्या कहलाता है, रिकैल्सिट्रेंट सीड कहलाता है। रिकैल्सिट्रेंट सीड का जो जनरल एग्जांपल अपन देखते हैं मैंगो एंड कोकोनट। भाई जैसे मैंगो का जो सीड है, मैंगो के सीड को आप साल भर नहीं रख सकते हैं। यदि मैंगो के सीड को आज अपने घर में ला करके आप साल भर रख लीजिए और उसके बाद यदि आप सोचोगे कि नेक्स्ट ईयर को हम जर्मिनेशन करा के प्लांट प्राप्त कर लें, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लो टेम्परेचर और मॉइस्चर लॉस करने के कारण उसकी जर्मिनेशन कैपेबिलिटी वो लॉस हो जाएगी। तो ऐसे सीड जो लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर में अपनी वायबिलिटी को लॉस कर देते हैं, उनको बोलते हैं, ध्यान रखना यहां पर आप, रिकैल्सिट्रेंट सीड के नाम से जाना जाता है। और कोई सीड वायबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम टेट्राजोलियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। पिछले टेस्ट पेपर वगैरह में ये क्वेश्चन मैं दिया हूं और आगे जो टेस्ट होना है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको फिर से रहेगा कि सीड की जर्मिनेशन कैपेबिलिटी या उसकी वायबिलिटी को चेक करने के लिए हम कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं, तो टेट्राजोलियम क्लोराइड का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा जो सीड डॉर्मेंसी हम पढ़ते हैं, डॉर्मेंसी का मतलब क्या है कि भाई कोई सीड है, उसको सारी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जा रही हैं, उसके बाद भी वो जर्मिनेशन नहीं कर पा रहा है, तो सीड डॉर्मेंसी है, सुसुप्ता अवस्था में है। तो सीड डॉर्मेंसी का एक मेन रीजन होता है उसका जो सीड कोट होता है, उसके बीच के चारों तरफ का जो कवच है वो कई बार हार्ड रहता है। तो हार्ड होने के कारण यदि सीड कोट, आप सीड कोट के हार्डनेस के कारण यदि जर्मिनेशन नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि सीड कोट को मैकेनिकल ट्रीटमेंट बोलने का मतलब जो हार्ड सीड कोट वाला सीड है, या तो उसको अपन जमीन में पटक देंगे 3-4 बार, या हथौड़ी से हल्का हल्का पीटेंगे, या नाखून से उसको खुरच देंगे, तो जिससे उसका सीड कोट कमजोर पड़ जाए और सीड क्या है आपका जर्मिनेशन कर ले। तो ये टेक्निक क्या कहलाती है आपका, स्केरिफिकेशन। मतलब स्केरिफिकेशन एक मतलब मान के चलिए हार्ड सीड कोट के कारण यदि डॉर्मेंसी है तो उसको खुरच करके सीड कोट को हम कमजोर कर देंगे और वो सीड जर्मिनेशन करेगा। ये मेथड कहलाता है मैकेनिकल ट्रीटमेंट। और ठीक है, इसके कारण वो सीड आराम से अपना जर्मिनेशन कर लेगा। स्केरिफिकेशन के नाम से इसको जानते हैं। स्केरिफिकेशन हिंदी में कहते हैं खुरचना। इसके अलावा स्ट्रेटिफिकेशन मतलब सीड डॉर्मेंसी यदि फिजियोलॉजिकल है, मतलब उसकी फिजियोलॉजी के कारण यदि सीड डॉर्मेंसी है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, ध्यान रखना, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ सीड इन लो टेम्परेचर। वो लो टेम्परेचर कितना, 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। मतलब कोई सीड है और उसमें क्या पाई जा रही है आपका फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी है, मतलब शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं है जर्मिनेशन में, तो उसको अपन क्या करेंगे, लो टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 12 से लेकर के आपका 24 घंटे तक का हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब यदि डॉर्मेंसी का कारण फिजियोलॉजी है तो ऐसे सीड को हम 12 to 24 आवर्स के लिए 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर पर उस सीड को हम रख देंगे और उसके बाद यदि उसको हम जर्मिनेशन कराते हैं तो सीड जर्मिनेशन करेगा। तो ये मेथड कहलाता है, ध्यान रखना, स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन मींस ट्रीटमेंट ऑफ सीड इन लो टेम्परेचर टू ब्रेक डाउन डॉर्मेंसी इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये हमारा सीड टेक्नोलॉजी या सीड डॉर्मेंसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलना चाहिए। नेक्स्ट मिलते हैं।